कोरोना जागरूकता और स्वास्थ्य एवं कल्याण पर आधारित श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉक्टर N.K. अरोड़ा। नमस्कार। हम सब के जीवन में समय समय पर नई चुनौतियां आते रहती हैं। संयम, संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति के सहारे हम इन चुनौतियों का सामना करते हैं। कई बार हमें लगता है कि समस्या गंभीर है, चुनौती बहुत बड़ी है, राह भी कठिन है, इससे कैसे पार पाया जा सके। लेकिन अगर आप देखेंगे और बहुत बारीकी से नजर डालेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कहीं न कहीं कुशल प्रबंधन के जरिए, सकारात्मक सोच के जरिए हम इन चुनौतियों का पार पा सकते हैं। और आप सब ने अपने जीवन में कई बार मुश्किल चुनौतियों को हराया होगा और अपने लक्ष्य के करीब पहुंचे होंगे। आज एक तरफ कोरोना महामारी है तो दूसरी तरफ मंकी पॉक्स का एक नया खतरा सामने आया है। घबराने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में जानने की जरूरत है और सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज के कार्यक्रम में हम कोरोना और मंकी पॉक्स दोनों पर बात करेंगे। आज के अंक के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और हमारे साथ हैं टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉक्टर N.K. अरोड़ा। डॉक्टर अरोड़ा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आनंद, आमंत्रित करने के लिए। सर, यहीं से शुरुआत करते हैं। इन दिनों मंकी पॉक्स एक नए खतरे के रूप में दुनिया के तमाम देशों के सामने है। भारत में भी इसके मरीज मिले हैं। बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल है कि क्या ये कोरोना की तरह ही फैलता है। सबसे पहले आप बताएं कि ये जो ट्रांसमिट होता है, इसमें क्या क्या तरीके से ये ट्रांसमिट होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। तो सबसे पहले मैं आप ही की बात से शुरुआत करूंगा कि मंकी पॉक्स एक चुनौती जरूर है, लेकिन घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। और जैसा कि आपने कहा, चुनौती एक मौका भी रहता है, एक अवसर रहता है कि अपने को बेहतर बना सकें, और जानकारी जो है सबसे अच्छा हमारा हथियार है जी। अब आते हैं मंकी पॉक्स पे। तो मंकी पॉक्स जो इस समय दुनिया में फैल रहा है, वो विशेष तौर पे बहुत अंतरंग संबंध होने पर ही फैलता है जी। कोविड की तरह तेजी से फैलने वाला वायरस नहीं है जी। ये देखा गया है कि 95 से 98% जो अभी तक केसेस हुए हैं वो पुरुषों में हैं, जिनके जो सेक्सुअल रिलेशनशिप हैं वो एबरेशन है, और कई लोगों के साथ जिनके सेक्स रिलेशनशिप है उनमें हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अंतरंग जब संबंध हो दो व्यक्तियों में तभी ये फैलता है। और इसके दाने अब तो आज करीब 50 साल हो गए जब बड़ी माता या स्मॉल पॉक्स होती थी, तो लोगों को याद नहीं, लेकिन दाने काफी मिलते जुलते होते हैं, ब्लिस्टर्स होते हैं, और शरीर में, हाथ में और पेल्विक एरिया में जो है वहां पर ज्यादा होते हैं, और बहुत हल्का बुखार होता है। आमतौर पे जिन व्यक्तियों को ये इन्फेक्शन हुआ है उनको वो ठीक हो जाते हैं 2-3 हफ्ते, 4 हफ्ते में। कुल मिलाकर के जो 18,000 केस हुए हैं तो 10 से कम मृत्यु हुई है। तभी कहा कि ये बहुत तेजी से नहीं फैलता, एक विशेष तरह के संबंधों के वजह से फैलता है, और अगर किसी को हो जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है कि लगभग पूरे सब लोग ठीक हो जाते हैं जी। और एक चीज और भी है, जो 50 साल से ऊपर के हैं, क्योंकि 50 साल पहले तक चेचक का टीका लगता था, उन लोगों में जो चेचक का टीका लगा हुआ है उसका प्रभाव अभी तक इस मंकी पॉक्स पे रहता है। तो या तो बीमारी नहीं होगी, अगर होगी भी तो बहुत कम होगी। जी, इस पर आगे हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन कार्यक्रम में दिल्ली से एक कॉलर जुड़ गए हैं। धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जी नमस्कार। नमस्ते। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ।
जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार धर्मवीर। डॉक्टर साहब, जैसे कि पहले 40-50 साल पहले सुनते थे चेचक की जो बीमारी आई थी, क्या ये मंकी पॉक्स जो बीमारी अब जो सुनने में आ रही है, क्या ये उसी का वेरिएंट तो नहीं है? क्या इसके जैसे चेहरे पे ही उतराते हैं, दाने निकलते हैं, और इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। और आप लोग अगर हम हॉस्पिटल में जानकारी लें तो वहाँ नहीं मिल पाती। आपका जो कार्यक्रम होता है ये बहुत ही लाभ देता है हम लोगों को, जिससे हमें जागरूकता रहती है। इसके बारे में जरा डिटेल से बताएंगे। धन्यवाद। तो मंकी पॉक्स स्मॉल पॉक्स से दूर की रिश्तेदारी है, लेकिन ये जैसे मैंने बताया कि जो जिनको स्मॉल पॉक्स वैक्सीन है उसको थोड़ा बहुत लाभ रहता है, लेकिन कोशिश अब करी जा रही है कि मंकी पॉक्स के लिए विशेष तौर पर वैक्सीन का निर्माण शुरू किया जाए। अब रहा कि असल में ये बहुत दशकों से अफ्रीका में होता रहा है, कोई नई बीमारी नहीं है। और अफ्रीका में 2 तरह का वायरस है। एक चिंताजनक है जिसमें मृत्यु होती है बहुत ज्यादा, और अगर आप याद रखें या जिनको याद हो या किताब में पढ़ेंगे तो स्मॉल पॉक्स बहुत ही भयंकर बीमारी थी, उसमें मृत्यु भी होती थी और उसकी संक्रामकता बहुत ज्यादा थी, लेकिन इसकी संक्रामकता इतनी ज्यादा नहीं है। और जो पूरी दुनिया में इस समय फैल रहा है ये हल्के संक्रमण वाला और हल्की बीमारी वाला वायरस फैला है। ये वेस्टर्न अफ्रीका से, वहां पर जैसे मैंने कहा दशकों से था, ये किसी तरीके से अब मनुष्यों में पहुंच गया है। अब पहले यूरोप में रहा और उसके बाद सारी दुनिया में अब लगभग मेरे ख्याल से 80, 85 या 90 देशों में इस समय फैल गया है, लेकिन इसका प्रसार बहुत धीमा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अगर जानकारी रहेगी तो ये ज्यादा नहीं फैलेगा और घबराने की जरूरत नहीं। अगर हमें कोई व्यक्ति दिखाई देता है जिसको हल्का बुखार था और दाने निकल आते हैं हाथ पैरों पर और पेल्विक रीजन में, तो उस व्यक्ति को तुरंत जांच कराएं। पूरे देश भर में इस चीज का अरेंजमेंट किया गया है कि आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसकी देखभाल करी जाएगी सेपरेटली, और साथ में जांच के लिए जो किट्स हैं, जांच के लिए जो टेस्ट है वो उपलब्ध हैं, जिससे कि ये करा जा सकता है कि पता करा जा सके ये मंकी पॉक्स है कि नहीं है। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण चीज है, अगर कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आया है तो उसको 20 से 22 दिन क्वारंटीन में रखना होता है, क्योंकि इसी बीच में अगर इन्फेक्शन होना है और बीमारी होनी है तो पता चल जाएगा। डॉक्टर अरोड़ा, यहाँ पर जो एक और रेलेवेंट सवाल निकलकर सामने आता है कि इससे बचाव के क्या तरीके हैं। कोविड महामारी में हमने देखा कि मास्क लगाना, अपने हाथ को सैनिटाइज करना, साथ ही साथ साबुन पानी से लगातार धोते रहना, ये सब जो सावधानियां बरत रहे हैं लोग, मंकी पॉक्स के लिए क्या विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है? तो आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल उठाया कि कोविड से हम क्या सीखते हैं और जो कोविड उपयुक्त व्यवहार है उसका लाभ हम यहाँ कैसे उठा सकते हैं। तो एक सफाई का जो ध्यान है, हाथ बार बार साफ करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बीमारी में भी लाभ करेगा। दूसरी चीज ये है कि जिन व्यक्तियों को, जैसे मैंने कहता है पुरुषों में जिस तरीके से जिसके कई लोगों से शारीरिक संबंध होते हैं, पुरुषों के साथ भी और स्त्रियों के साथ भी, वहां पर अगर ध्यान रखा जाएगा तो ये सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीका है। जैसे कि बार बार हम कह रहे हैं कि जानकारी ही बचाव है जी। तो अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो पहले तो उसका संक्रमण का प्रसार नहीं हो पाएगा, और दूसरा, अगर संक्रमित कोई व्यक्ति है हमारे परिवार में, हमारे अड़ोस पड़ोस में, तो हम इस चीज का ध्यान रख सकते हैं कि उस व्यक्ति को आइसोलेट किया जाए, उसको अस्पताल में दाखिल करा दिया जाए, और साथ में जो उसके संपर्क में आए हैं वो भी आइसोलेशन या क्वारंटीन में रहें। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के बड़ौद से हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, महेश शर्मा। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्ते। मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार बोलता हूँ। महेश जी नमस्कार।
प्लीज आप बताइए। और मैं आज जानना चाहता हूँ कि मंकी पॉक्स से फैलाव कैसे होता है और इसके क्या लक्षण है, बताने की कृपा करें। और साथ ही बताएं कि हम अब सुरक्षित कैसे रहेंगे। और हमने 3 डोज ले ली है और आपकी बताई हुई बातों का आप पूरा पालन कर रहे हैं। तो महेश जी, मैं इस सवाल का जवाब अभी अभी दे चुका हूं कि जानकारी ही सबसे महत्वपूर्ण बचाव का तरीका है और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हमें कोई व्यक्ति ऐसा दिखाई देता है जिसको हल्का बुखार है, शरीर पर दाने हो रहे हैं, हाथ पैरों में और जननांगों के आसपास और शरीर के बाकी हिस्से में भी हो सकते हैं, और तो तुरंत ऐसे व्यक्ति को प्रोत्साहित किया जाए कि वो निकट के सरकारी अस्पताल में जाए जहां उसकी जांच हो सके और उसको अलग से रखा जा सके। और उससे संपर्क में जो जो व्यक्ति आए हैं, चाहे वो पुरुष है या महिला, वो भी 20 दिन तक अपने को क्वारंटाइन में रखेंगे। बाकी जो डर है, जो कोविड के साथ डर था कि अगर कोविड हो जाए तो गंभीर बीमारी हो सकती है, वेंटिलेटर की जरूरत है या मृत्यु हो सकती है, उसकी संभावना मंकी पॉक्स के साथ लगभग नगण्य है, ना होने के बराबर है। डॉक्टर अरोड़ा, जैसा कि आप बहुत विस्तार से और सरल शब्दों में हमारे श्रोताओं को बता रहे हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को लेकर चेतावनी जारी की है, इसे इमरजेंसी घोषित किया है और दुनिया के बहुत सारे देशों में इसके मरीज भी मिल रहे हैं। अगर चिकित्सा के नजरिए से हम देखें तो क्या इसके इलाज के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं? क्या इसके वैक्सीन पर काम चल रहा है, या फिर जैसा कि आपने बताया जिन लोगों को चेचक के वैक्सीन लगे थे वो भी प्रभावी है, तो क्या उसको ही रीमॉडिफाई करने की योजना है? तो ऐसा है कि WHO ने इसको जो एक महामारी और एक इमरजेंसी के रूप में डिक्लेयर किया, उसके पीछे मूलभूत भावना ये है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव जो है बीमारी से बेहतर है। और जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि अगर मेरे को जानकारी रहती है तो संक्रमण के फैलाव को हम रोक सकते हैं। दूसरी चीज यह है कि इसके लिए कोई विशेष दवाई की जरूरत नहीं होती। हल्का बुखार है या दानों में इचिंग है तो उसके लिए लक्षण के मुताबिक दवाई दी जा सकती है, कोई विशेष दवाई नहीं होती। अब आपने जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि इसके लिए टीके की क्या स्थिति है, तो ये मैं कहना चाहूंगा कि दुनिया, चारों तरफ दुनिया में मंकी पॉक्स के टीके की तैयारी के लिए शुरुआत हो गई है। हमारे देश में भी ICMR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने वायरस को अलग कर लिया है और जो वैक्सीन निर्माता है उनको कहा है कि वायरस आप हमसे लेकर के इस पे वैक्सीन बना सकते हैं। और इस पे भारत सरकार बहुत गंभीरता से सोच रही है कि जितनी जल्दी हो सके हम भारत में भी अपनी वैक्सीन तैयार कर सकें। तो विकराल रूप ले ये बीमारी, उससे पहले मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि वैक्सीन हम लोगों के लिए उपलब्ध रहेगी। खासतौर पे कई बार ये खतरा होता है कि वायरस गंभीर बीमारी करने वाला ना पैदा हो जाए, जिसकी संभावना कम है, लेकिन फिर भी वो संभावना कोविड को देखते हुए रखना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के ये है कि WHO का मकसद ये था कि ये सब तैयारियां पूरी दुनिया में करी जा सकें और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं विभिन्न देशों में वो अपने को बिल्कुल मुस्तैदी से वैसे ही हो जाए जैसे कि कोविड के दौरान हुआ है। जी, हमारे साथ अगले कॉलर अनिल कुमार गुप्ता जी जुड़ गए हैं। अनिल जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सर, जी सर। अपना सवाल पूछिए। सर, आपको भी नमस्कार और डॉक्टर साहब की नमस्ते। जी जी। हाँ जी सर। नमस्कार, बताइए सवाल क्या है? हाँ जी, सवाल ये है सर कि WHO ने तो इसको महामारी घोषित कर दिया है। जी, आप जानना क्या चाहते हैं, पूछिए।
और ऐसा है कि सर ये संक्रमण मैं बनारस से बोल रहा हूँ, बाकी जैसे ये केरल में फैला, तो केरल में तो संक्रमित लोग बाहर से आए हुए थे, बाकी दिल्ली में आ गया ये, फिर दिल्ली में से अब डर लग रहा है कि मतलब ये किस तरह संक्रमण करता है, मतलब ये दिल्ली में आ गया तो क्या बनारस में भी आ सकता है, इसका फैलाव क्यों और किस तरह हो रहा है? जी डॉक्टर अरोड़ा। हाँ, तो मैं दोबारा, एक तो ये है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी बहुत तत्परता से जांच करने की आवश्यकता है, और सारे जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं और जहां से बाहर से लोग आते हैं उनकी जांच की जा रही है। तो एक आपने बहुत महत्वपूर्ण बात करी और उस पर ध्यान रखा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि आपके मन में परेशानी है कि जो दिल्ली में केस हुआ वो कहीं बाहर तो गया नहीं था जी, तो उसको कैसे हुआ, तो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है, लेकिन वायरस इन्फेक्शन ऐसे होते हैं कि कई बार हमें नहीं पता चल पाता। हो सकता है वायरस इधर से उधर ट्रांसमिट हुआ है और उससे इस व्यक्ति को भी हो गया। तो लेकिन कुल मिलाकर के जैसे मैं दोबारा कहूंगा कि पुरुषों में अंतरंग यौन संबंधों की वजह से ये खास तौर पे फैल रहा है इस समय, आगे और भी फैल सकता है किसी दूसरे तरीके से भी। तो हमें ये जानकारी हमेशा बना के रखनी है कि ये सावधानी बरती जाए। और दूसरी चीज ये है कि अगर किसी को हो जाए तो उसको अस्पताल में, अपने जिला के अस्पताल में ले जाया जाए जहां जहां उसकी जांच हो सके, और घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोविड जैसा संक्रामक नहीं है। दूसरा, कोविड की तरह भयंकर बीमारी नहीं करता। तीसरा, कोविड की तरह मृत्यु की संभावना नहीं है इसके अंदर। राजधानी दिल्ली से हरदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरदीप जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर साहब। हरदीप जी नमस्कार, बताइए। और आनंद श्रीवास्तव जी, आपको भी नमस्कार। जी नमस्ते जी, हमारा प्रश्न था कि इस बीमारी में क्या मास्क पहनना भी अनिवार्य है और 2 गज की दूरी भी अनिवार्य है? और दूसरा प्रश्न था एक और जी, कि जो दिल्ली में जो संक्रमित पाया गया है मंकी वायरस से व्यक्ति, वो तो विदेश से नहीं लौटा, फिर भी हैरानगी की बात है वो संक्रमित कैसे हो गया? धन्यवाद। अच्छा, धन्यवाद हरप्रीत। ये सवाल अभी अभी हमारे बनारस से मित्र ने भी यही सवाल पूछा। तो वायरस इन्फेक्शन ये एक क्या कहते हैं, चोर की तरह इधर से उधर वायरस जा सकता है। अब कोई बाहर से आया हो जो हिमाचल में गया हो और उस व्यक्ति से हमारे दिल्ली के जो निवासी है उसको इन्फेक्शन हुआ, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और वो जो ओरिजिनल मरीज है वो पकड़ा नहीं गया हो, ये हो सकता है, लेकिन ये कहना मुश्किल है। लेकिन एक बार वायरस, इसीलिए इन बीमारियों को महामारी कहा जाता है कि एक बार जब ये देश में घुसते हैं तो फिर इनके रूट ऑफ ट्रांसमिशन या रूट ऑफ ट्रैवल पता करना हर बार मुश्किल होता है। अब रहा दूसरी चीज कि हमें अगर जानकारी बनी रहेगी तो हम सावधानी बरत सकते हैं कि हमें संक्रमण ना हो। तीसरी चीज आपने जो एक महत्वपूर्ण पूछी, क्या मास्क पहनना और 2 गज की दूरी? जी, तो मास्क और 2 गज की दूरी कोविड के लिए आवश्यक है। कोविड की जो उपयुक्त व्यवहार है उसमें हाथ धोना और सफाई रखना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो हमें बना करके रखना है। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पिछले 2.5 साल में रही और हम कई बार उसको अंदाजा नहीं लगाते कि एक आम व्यक्ति में कोविड के बारे जो जानकारी थी वो बहुत ही वृहत थी, बहुत ही फैली हुई थी और अच्छी तरीके से थी। उनको वैक्सीन के बारे में मालूम था, उसमें बीमारी की जो गंभीरता उसके बारे में मालूम था। तो ऐसी स्थिति में हमने कोविड को रोक सका, उसका प्रभाव कम कर सके। इसी तरीके से ये जानकारी को मंकी को पॉक्स की रहेगी तो हम इसके कुछ कुप्रभाव से पूरी तरीके से अपने को बचा सकते हैं। बिल्कुल ठीक। झारखंड के धनबाद से हमारे साथ जुड़ गई हैं शैलजा। शैलजा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप अपना सवाल पूछिए।
शैलजा जी सवाल पूछिए। पता क्या लगता है कि उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। डॉक्टर अरोड़ा, आपसे कोविड के बारे में अगर थोड़ी चर्चा करें तो जिस तरह भारत में अब भी मामले जो हैं वो 15,000 से ज्यादा आ रहे हैं और लोगों में अब वो कोरोना का खौफ नजर नहीं आ रहा है। एक तो ये भी कारण है कि सारी चीजें खुल गई हैं, वापस जीवन पटरी पर लौट आया है, लेकिन मास्क धीरे धीरे फैशन से बाहर होते जा रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि हमने 2 डोज लगवा ली, 3 डोज लगवा ली, अब कहाँ कोरोना है। कोरोना है भी तो जिसको हो भी रहा है, अब ये सर्दी खांसी है, अब इससे कुछ होने वाला नहीं है, अब इसके साथ ही जीना है, अब मास्क बहुत हो गया। क्या कहेंगे इस सोच पर आप? तो आज ही हम लोगों की एक मीटिंग थी, इंसाकॉग करके एक पूरा ग्रुप बनाया गया है जी, जिसमें कोविड वायरस की संरचना को हर हफ्ते देखा जाता है कि उसमें क्या परिवर्तन आ रहे हैं। जी, तो पहली बात तो यह है कि इस समय 6-7 तरह के वेरिएंट्स भारत में सर्कुलेट कर रहे हैं जी, और ऐसा कोई भी वेरिएंट नहीं है जिसकी वजह से गंभीर बीमारी हो। जी, लेकिन इन सारे वेरिएंट्स की संक्रामकता यानी इन्फेक्शियसनेस बहुत ज्यादा है जी, और यही वजह है कि इंजेक्शन वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को इन्फेक्शन हुए हैं। जी, अब प्रश्न उठता है कि वैक्सीन के बाद हमें इन्फेक्शन क्यों हो रहा है और जी, दूसरा कि कोविड उपयुक्त व्यवहार हमें कहाँ तक बनाए रखना है। बिल्कुल। तो पहला सवाल ये है कि आज जो हम देख रहे हैं कि ये बीमारी एक हल्के खांसी जुकाम की तरह है। जी, अस्पताल में दाखिल होने की संभावना बहुत ही कम है जी, और मृत्यु केवल उन लोगों की हो रही है जिनको दूसरी कोमॉर्बिडिटीज हैं, चाहे दिल की बीमारी है, डायबिटीज है, लिवर है, जी, फेफड़ों की बीमारी है, तो उनकी मृत्यु इस वजह से होती है। तो कुल मिलाकर के जो वैक्सीन का लाभ हुआ है हमें, वो ये है कि हमें गंभीर बीमारी नहीं हो पा रही है। जी, अब दूसरी चीज ये है कि अगर हमने लापरवाही दिखाई जी, और इस बीच में कोई ऐसा बदमाश वायरस आ गया जी, जो वायरस गंभीर बीमारी करने की क्षमता रखता हो, जी, तो बहुत चिंता हो जाएगी। तो मेरी सब लोगों से अपेक्षा है कि अगले 6 महीने तक अगर हम अपने पे वैसे ही संयम बरते जैसे कि अभी तक बरता है, अपना मास्क लगाए रखें, भीड़ भाड़ से बचें और सफाई रखें, तो हमारे अपने लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा और हम बचे रहेंगे कोविड से, जैसे कि पिछले हम 6-8 महीने से देख रहे हैं कि कोविड का प्रभाव नहीं। और आखिरी बात ये कहूंगा जी, कि इस समय मुफ्त में एहतियातन डोज मिल रही है, प्रिकॉशन डोज। जी, मैं सब वयस्कों को विनम्र विनती करूंगा कि जाकर के टीका लगवा लें। इसका कारण यह है कि 6 महीने टीका लगने के बाद जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है जी, और उस क्षमता को बनाए रखने के लिए ये प्रिकॉशन डोज या एहतियातन डोज दी जा रही है। जी, इसी तरीके से हमारे बच्चों को भी, जब जो बच्चों के लिए वैक्सीन बनाई गई है, उनको देने की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक। राजधानी दिल्ली से केशव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। केशव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ केशव जी, अपना सवाल पूछिए। सर, मेरे सवाल तो 3-4 छोटे हैं सर। जैसे कि हम सलून पे जाते हैं तो वहाँ पे जो शेविंग करवाने उससे किसी को आप बता रहे हैं बीमारी मंकी पॉक्स, तो उसमें सर कैसे रहती है वो। उससे दूसरी बात होती है, एक सवाल और जैसे कि गर्मी में चिकन पॉक्स होते थे पहले, तो वो मतलब कि अगर अदर किसी को बीमारी है तो वो उसमें हो सकता है या नहीं। और इससे जैसे मेरे को मतलब मेरी दोस्त 2 लग चुकी है, अब बूस्टर डोज का टाइम आ गया है, तो जैसे अगर हमें बीमारी है तो हम इस टाइम बूस्टर डोज लगवा सकते हैं नहीं? जी डॉक्टर साहब। आनंद जी, मेरे को सवाल अच्छी तरीके से नहीं समझ आया, जरा आप रिपीट कर देंगे? जी बिल्कुल। 2 डोज इन्होंने ले ली है, तीसरे डोज का समय आ चुका है, लेकिन किसी और बीमारी से भी ये परेशान हैं, क्या प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं?
अगर किसी और बीमारी से केशव जी परेशान हैं तो ये और भी जरूरी है कि ये प्रिकॉशन जरूर लें, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा हमारे जो टीकाकरण है कोविड का उन लोगों को है जिनको और बीमारियां हैं। जब कोई और बीमारी होती है तो हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। ऐसी स्थिति में कोविड के प्रति जो रक्षा का आवरण है उसको सुदृढ़ बनाने की और भी ज्यादा जरूरत है, इसलिए इनको प्रिकॉशन डोज बहुत जरूरी है और तुरंत जाकर के ले। इनका एक और सवाल है डॉक्टर अरोड़ा कि जब ये बाल कटवाने जाते हैं सैलून में, वहां पर मास्क लोग नहीं लगाते और जो वहां पे कैंची का इस्तेमाल किया जाता है या फिर रेजर का इस्तेमाल किया जाता है, क्या उससे भी मंकी पॉक्स होने का खतरा है? टेक्निकली स्पीकिंग उसकी संभावना बहुत कम है जी, बहुत कम है, लेकिन ये सवाल बड़ा अच्छा उठा रहे हैं जी। और जैसा कि हम सबको याद होगा कि कोविड के शुरुआती दिनों में पहले 1-1.5 साल तक जी जो नाई और जो इस तरह बाल कटाने वाली जो जगह थी वहां पर सारा कुछ डिस्पोजेबल यूज किया जा रहा था। बिल्कुल। तो अभी भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर उस्तरा है, बाकी बाल काटने के बाकी जो औजार हैं वो अपने सामने अगर मैं अच्छी तरीके से धुलवा लूं जी, और जो बाल काटने वाला है उसको इंसिस्ट करूं कि भाई तो अपना मास्क लगाओ जी, और हम भी मास्क लगा के रहें, ये कहने की बात है। क्योंकि जब अगर हम इस बात पे इंगित करते हैं, जब हम उंगली उठाते हैं तो दूसरा फिर उसका सम्मान करता है। बिल्कुल ठीक। तो हम लोगों को ये जो सफाई वाला, ये बेसिकली सफाई रखने का एक तरीका है, और यही कारण है कि कई जगह हम 300-500 रुपए बाल कटवाने के देते हैं क्योंकि वो सफाई ज्यादा बेहतर तरीके से रखा होता है, लेकिन सस्ते में भी बिना किसी खर्चा बढ़ाए भी सफाई करी जा सकती है। बिल्कुल ठीक। बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी जुड़ गई हैं। रिंकी जी, स्वागत है। कार्यक्रम में समय बिल्कुल नहीं है, सीधा सवाल पूछिए आप। आपके साथ एक्सपर्ट है, उन्हें मेरा नमस्ते। जी नमस्ते। तो सर मेरा प्रश्न ये है कि जैसे पहले जो वैक्सीन डोज लगाया जाता था वो 9 महीने का था, अब कुछ कम कर दिया, आखिर ऐसा क्या इम्यूनिटी हमारी जल्दी कमजोर हो जाती इस वजह से या कुछ अन्य कारण? डॉक्टर अरोड़ा, पहले प्रिकॉशन डोज के लिए 9 महीने का समय था, अब 6 महीने कर दिया गया है। मुख्य कारण क्या है, बहुत संक्षेप में? अच्छा, इसका बहुत ही हम जो भारत में हमारे पास साक्ष्य मिले हैं और साथ में दुनिया का जो साक्ष्य है कि 6 महीने के बाद सुरक्षा आवरण कमजोर हो जाता है, इसलिए 9 महीने से ये सीमा घटा करके 6 महीने कर दी गई है। डॉक्टर अरोड़ा, कार्यक्रम में अब समय नहीं है कि इस पर या किसी और विषय पर आपसे चर्चा की जा सके। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारे श्रोताओं के तमाम प्रश्नों का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरा सौभाग्य है कि आप सब लोगों से मेरी बातचीत हो चुकी। धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर अरोड़ा बता रहे थे कि मंकी पॉक्स को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, इसके टीके पर काम किया जा रहा है। सतर्कता बहुत जरूरी है, चाहे कोरोना से लेकर हो, चाहे मंकी पॉक्स को लेकर हो। आप मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, और अगर आपको बुखार होता है या शरीर पर दाने होते हैं तो नजदीकी चिकित्सक से जरूर संपर्क करें। स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और संक्रमण से बचे रहें। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कोरोना जागरूकता और स्वास्थ्य एवं कल्याण पर आधारित श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉक्टर N.K. अरोड़ा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।